गुड इवनिंग गाइस, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल वर्चुअस में। मैं ध्रुव धनखड़, फॉर्मर एसबीआई पीओ। आज आप लोगों के लिए एक छोटा सा सेशन लेकर आया हूँ रिगार्डिंग अपकमिंग इंटरव्यू। आरआरबी पीओ का जो आपका इंटरव्यू कंडक्ट करवाया जाने वाला है 19 फरवरी से 28 फरवरी तक, उसमें किन क्वेश्चंस के, किन टॉपिक्स के और कितने डेप्थ में और किस तरह के क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं, उसके लिए एक छोटी सी सीरीज में स्टार्ट कर रहा हूँ जिसका पहला सेशन है। कोशिश मैं ये करूँगा कि 4 से 5 इस तरह के छोटे सेशंस आपके लिए मैं लेकर आऊँ। इन सेशंस में मैं आपको बता देता हूँ कि मैं आपको डिटेल में आंसर नहीं बताऊंगा, ये आपको खुद को ही फिगर आउट करना है। पर इंपॉर्टेंट चीज़ ये है, मैं आपको ये चीज़ बताऊंगा कि किस किस क्वेश्चंस पे, किन किन टॉपिक्स पे और किस तरह की प्रिपरेशन आपको करनी है। क्योंकि मेंस के लिए जो आप प्रिपरेशन करते हैं उससे थोड़ी सी अलग इंटरव्यू के लिए प्रिपरेशन रहती है। क्यों रहती है और किस तरह के सवाल रहते हैं, ये सारा जो डिस्कशन है आज के सेशन में हम करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द सेशन। जैसे कि मैंने आपसे कहा, क्वेश्चन, जिन कॉमन क्वेश्चंस की हमें प्रैक्टिस करनी है जो आपको ऑलमोस्ट हर साल देखने को मिलते हैं और इस साल भी आपको देखने को मिलेंगे, उनमें सबसे पहला जो क्वेश्चन है जिसके लिए मैं आपको तैयारी करने के लिए बोलूँगा, जो आपसे पूछा जा सकता है, वो है व्हाट इज़ अ बैंक। कि बैंक होता क्या है, एज ए एंटिटी बैंक होता क्या है। अब जब भी आप किसी भी टॉपिक पे तैयार करें, बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे लिए बताना कि जब भी आप किसी भी टॉपिक पे तैयार करें, उसको आप एज अ थ्योरेटिकल नॉलेज की तरह तैयार मत कीजिएगा। ऐसे तैयार मत कीजिएगा कि आपको किसी पेपर में या फिर सब्जेक्टिव नॉलेज की ज़रूरत है। इसकी प्रैक्टिकल नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। आपसे जो भी चीज़ें पूछी जाए वो आपको अपने पैनलिस्ट को एक्सप्लेन करनी है और इस तरह से एक्सप्लेन करनी है कि उनको अच्छे से समझ आए, कि उनको वो चीज़ पूरी तरह से समझ आ जाए। तो जस्ट बैंक की बुकिश डेफिनेशन आप बोल देंगे तो वो अच्छा नहीं लगेगा। बोल सकते हैं, उसके लिए कुछ मार्क्स भी आपको मिलेंगे, बट उसमें कुछ आप प्रैक्टिकल प्रैक्टिकल एक्सप्लेनेशन अगर आप ऐड करते हैं, एक एग्जाम्पल छोटा सा ऐड करते हैं, उसकी अलग ही वैल्यू रहती है। तो आप इसको व्हाट इज अ बैंक, बैंक को एक प्रैक्टिकल टर्म में आप समझाने की कोशिश कीजिएगा। लैंग्वेज बुकिश हो बिल्कुल जरूरी नहीं है, बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। बस एक्सप्लेनेशन बहुत क्लियर कट होना चाहिए, बहुत अच्छा होना चाहिए, डिटेल्ड होना चाहिए। तो पैनलिस्ट को भी मज़ा आ जाएगा आंसर सुनने में, उनको भी लगेगा कि हाँ भाई, इस टॉपिक के बारे में ऊपर-ऊपर से इनको नॉलेज नहीं है, असली में ये चीज़ इनको समझ आई है। ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब व्हाट इज़ अ बैंक से फॉलो अप क्वेश्चंस निकल के आते हैं। फॉलो अप जो क्वेश्चंस होते हैं या तो आपके आंसर्स के अंदर ही रहते हैं या फिर ऑलरेडी प्री डिटरमाइंड उनके दिमाग में पहले से रहते हैं कि यार कॉमनली क्या क्वेश्चन इससे फॉलो अप पूछा जा सकता है। जैसे कि एक क्वेश्चन जो कॉमन आपको देखने को मिलेगा वो ये कि एक आरआरबी में और एक नेशनलाइज्ड बैंक में या पब्लिक सेक्टर बैंक में क्या डिफरेंस होता है। ये एक अच्छा क्वेश्चन है जिसको आपको तैयार करना चाहिए और इस डिफरेंस को आप अच्छे से प्रिपेयर कीजिएगा, अच्छे से तैयार कीजिएगा। ठीक है, जैसे कि मैंने बैंक के लिए बोला वैसे ही आरआरबी और पीएसबी के लिए भी जो डिफरेंसेस आप बताएं, ऐसे एक्सप्लेन कीजिएगा कि पूरी तरह से समझ आ जाए इन डिटेल। और ये तभी आ सकता है जब आप खुद इस टॉपिक के बारे में अच्छे से पढ़ें, इसको खुद अच्छे से समझें, कि कल को कोई भी चलता फिरता कोई भी बंदा जिसको बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है इन चीज़ों के बारे में, उसको भी आप समझा सकें कि एक आरआरबी और एक पब्लिक सेक्टर बैंक में क्या डिफरेंसेस रहते हैं। ठीक है, अब इससे फिर फॉलो अप क्वेश्चन आपका क्या निकल के आ सकता है कि आरआरबी और पीएसबी जब आप बताएंगे तो आरआरबी और पीएसबी की डेफिनेशन बताते हुए और भी सर्टेन एलिमेंट्स के डिफरेंसेस आप यहां पर बताएंगे। अब आरआरबी में नेक्स्ट निकल के आ सकता है कि आरआरबी में जो पीओ होते हैं, जिस पोस्ट के लिए आप इंटरव्यू देने वाले हैं, उनका जॉब प्रोफाइल क्या रहता है, मतलब ब्रांच वो करते क्या हैं, क्या उनका काम रहता है। तो इस पे आप सर्टेन 4 से 5 पॉइंट्स, अच्छे अच्छे 4-5 पॉइंट्स तैयार करके जाएंगे, रिसर्च करके अच्छे से समझ के जाएंगे कि एक आरआरबी पीओ ब्रांच के अंदर करता क्या है, क्या उसका डेली काम क्या रहता है, ये आप अच्छे से पढ़ के जाएंगे। ठीक है, आई होप यहां तक आपके क्लियर है। अब इसके अलावा इससे फर्दर क्वेश्चंस और क्या बन सकते हैं, करंट टॉपिक पे मे भी बन सकते हैं। करंट टॉपिक पे आपसे एक पर्सनल क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है, यहीं पर एक बोनस की तरह मैं आपको बता सकता हूँ, जो काफ़ी बार पूछा जाता है कि आप आरआरबीज क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं। आरआरबीज ज्वाइन करने का आपका रीज़न पूछा जा सकता है और इसको इस तरह से बेसिस ले सकते हैं, यहाँ पर ना पूछे, मे बी जब आपके एजुकेशनल बैकग्राउंड्स को अगर वो चेक कर रहे हो, मान लीजिए कि आपने बीटेक की है और किसी स्ट्रीम में मान लीजिए आपने मैकेनिकल में की है, तो यार मैकेनिकल में अगर आपने
बीटेक की या मान लीजिए सिविल में की है या किसी भी स्ट्रीम में की है, तो आपके आरआरबी को ज्वाइन करने का या बैंक्स को ज्वाइन करने का मतलब क्या है, क्या पर्पस है। तो ये एक बोनस क्वेश्चन बीच में मैं ऐड करूंगा जिसकी आपको प्रिपरेशन करके जानी है। अब इसके अलावा और चीज़ों पे मैं थोड़ा सा बात करता हूँ। व्हाट इज अ बैंक हमने देख लिया, इससे फॉलो अप कुछ क्वेश्चंस भी देख लिए। हाँ, करंट में एक चीज़ और आ सकती है आरआरबी के अंदर। एक करंट में मैं एक चीज़ आपको यहाँ पर क्वेश्चन और बताऊंगा जो आप तैयार करके जाइएगा अच्छे से। अभी पिछले कुछ टाइम आरआरबीज के मर्जर हो रहे हैं, आरआरबीज के क्या हो रहे हैं, मर्जर हो रहे हैं। और न्यूज़ में भी काफ़ी स्पेकुलेशन है कि आरआरबी को फ्यूचर में प्राइवेटाइज किया जाएगा। ये न्यूज़ में चल रहा है, ये स्पेकुलेशन है, प्राइवेटाइज किया जाएगा। ये आपकी अभी करंटली स्पेकुलेशन चल रहे हैं और गवर्नमेंट का जो रुख है वो भी इस तरफ है। तो इसमें वो पूछ सकता है कि जब आरआरबी इसके प्राइवेटाइज या मर्ज करने का किया जा रहा है तो फिर आप आरआरबी क्यों ज्वाइन करने चाहते हैं। जब ये न्यूज़ चल रहे हैं तब आप क्यों आरआरबीज ज्वाइन करना चाहते हैं। अब इसका एक इस तरह से आपका रिलेशन बिठाया जा सकता है, जैसे मान लीजिए आप ऑलरेडी वर्किंग है, किसी प्राइवेट कंपनी में काम कर रहे हैं। मान लीजिए आप अभी इन्फोसिस में काम कर रहे हैं, वो एक प्राइवेट कंपनी है, उसको छोड़ के आप पब्लिक सेक्टर में जाना चाहते हैं, गवर्नमेंट जॉब चाहते हैं। तो जब आपको न्यूज़ आ रही है कि आरआरबी का मर्जर हो रहे हैं पर आगे आरआरबी के प्राइवेटाइज करने की भी बातें चल रही है, तो फिर आरआरबी क्यों ज्वाइन की जाए, इस पे भी आप क्वेश्चन तैयार करके जाइएगा। तो एक बोनस क्वेश्चन साथ साथ में मैं जो जो चीज़ें मुझे याद आ रही आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। इन क्वेश्चंस को अच्छे से तैयार करके जाइएगा और याद रखिएगा कि जब भी आप इंटरव्यू देने जाते हैं, आप किस तरह से अपना आंसर बताते हैं वो बहुत इफेक्ट करता है। देखो, नॉलेज का ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही नॉलेज नहीं लेके जानी है, कुछ भी पढ़ के नहीं जाना है, पढ़ के सब कुछ जाना है। पर इंपॉर्टेंट पार्ट ये रहता है कि आप उस नॉलेज को प्रेजेंट कैसे करते हैं, क्या आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स कैसे हैं, आपका बॉडी लैंग्वेज कैसा है, आपके पोस्चर्स कैसे हैं। आप अगर मुश्किल क्वेश्चन भी अगर आपसे पूछ लिया जाता है और क्वेश्चन वो आपको आता नहीं है, तो आप उस सिचुएशन को कैसे हैंडल करेंगे काम रह के। क्योंकि एज अ पीओ जब आप जॉब करेंगे आरआरबी में, काफ़ी प्रेशर्ड इन्वायरमेंट रहता है, काफ़ी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ रहते हैं, काफ़ी सारे टारगेट्स रहते हैं। तो इस सिचुएशन में इनका देखना बहुत ज़रूरी है कि प्रेशर इन्वायरमेंट में ऐसी सिचुएशंस जो आप लोगों के अगेंस्ट है उसमें आप कैसे रिएक्ट करते हैं। तो हमेशा काम रहना है, शांत रह के। अगर कुछ क्वेश्चंस के आंसर नहीं आते, कोई बात नहीं, आप क्लियरली कट बता सकते हैं कि मुझे इस टॉपिक के बारे में सर या मैम नॉलेज नहीं है, ठीक है। पर काम रह के बताना है, नर्वस होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो एक नेगेटिव इम्पैक्ट डालेगा पैनलिस्ट के ऊपर। चलिए, व्हाट इज अ बैंक और इससे रिलेटेड आरआरबी से रिलेटेड कुछ चीजें देख लिए। अब इसके अलावा एक जनरल टॉपिक जो मैं आपको बताऊंगा जिसके बारे में आपको अच्छे से पढ़ना चाहिए, वो है आरबीआई के बारे में। आरबीआई के बारे में क्या, आरबीआई के बारे में वैसे ही आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि आरबीआई क्या है, आरबीआई की हिस्ट्री वगैरह कैसे फॉर्म हुआ, ये सारी चीज़ें आपने आई होप ऑलरेडी पढ़ लिए। इसके अलावा कि आरबीआई की जो इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं बताऊंगी कि आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी क्या होती है, इससे रिलेटेड आपसे कई सवाल आगे फॉलोअप निकल के आ सकते हैं। तो आरबीआई की जो मॉनेटरी पॉलिसी और उनके जो फंक्शंस हैं उनको थोड़ा सा अच्छे से पढ़ के जाइएगा, और उनका आरबीआई का आरआरबीज के अंदर क्या रूल रहता है ये भी आप अच्छे से पढ़िएगा, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, फंक्शंस, मॉनेटरी पॉलिसी और आरबीआई का आरआरबीज के फंक्शनिंग में क्या कोई रूल रहता है या नहीं रहता है, रहता है तो क्या रूल रहता है, ठीक है। अब इसके अंदर मॉनेटरी पॉलिसी वगैरह रहती है, तो फिर इसमें आपके बहुत सारे बैंकिंग टर्म्स भी रहते हैं, जैसे कि सीएसआर रहता है, और आपके इसके अलावा और भी काफ़ी सारे टर्म्स रहते हैं, एमजीएफ रहता है, देन रिवर्स रेपो रेट, एलएसआर, इस तरह की जो टर्म्स हैं उनके बारे में अच्छे से पढ़ के जाइएगा। सिर्फ वो बैंकिंग टर्म्स मत पढ़ के जाइएगा, उसे अच्छे से समझ के जाइएगा, क्योंकि बैंकिंग टर्म्स से डायरेक्ट क्वेश्चन तो आपसे पूछेंगे पर उससे फॉलो अप एक सिचुएशन भी आपसे पूछा जा सकता है कि ऐसी ऐसी सिचुएशन है, ऐसी सिचुएशन में सीआरआर बढ़ाना चाहिए, एलएसआर घटाना चाहिए, एमजीएफ का क्या रूल रहेगा, ये सारी बातें आपको पता रहनी चाहिए, ठीक है। तो आपसे सिचुएशन आपको दिया जा सकता है और आपसे पूछा जा सकता है कि क्या चीज़ बढ़ाई जाए, रिवर्स रेपो रेट बढ़ेगा घटेगा, इसका क्या इफेक्ट पड़ेगा इकोनॉमी पे। तो आपको एक सिचुएशन दी जाती है, तो इन टर्म्स को आप इन डिटेल पढ़ के जाइएगा। ऑलरेडी आपको एक स्टैंडर्ड जो ऑफिशियल जो डेफिनेशन है वो सभी को पता है, उसको थोड़ा सा आप डिटेल में समझ जरूर लीजिएगा कि क्या क्या इफेक्ट इनका इकोनॉमी पे पड़ता है, क्या इनका मतलब रहता है, ठीक है। अब इसके अलावा जैसे कि आपने आरबीआई के लिए पढ़ा है, उसी तरह से आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप नाबार्ड के बारे में भी पढ़ें।
जिस तरह से आरबीआई के बारे में पढ़ा है उसी तरह से आपको नाबार्ड के बारे में भी पढ़ना है। स्टैंडर्ड जो चीज़ें हैं वो तो आपने ऑलरेडी पढ़ रखी है कि कि कब फॉर्म हुआ था, क्या हिस्ट्री है, क्या फंक्शंस है। अब नाबार्ड का करंट रोल आरआरबीज में क्या है, या नाबार्ड क्या क्या पॉलिसी ऐसी पॉलिसीज बना सकती है जिससे कि आरआरबीज के प्रॉफिट्स में और ज़्यादा एक पुश मिले, एक पॉजिटिव पुश मिले। तो क्या क्या पॉलिसीज बना सकती है, या लेटेस्ट में कोई ऐसी डेवलपमेंट्स हैं जो नाबार्ड के आरआरबी से रिलेटेड हैं, उनके बारे में आप पढ़ के जाएंगे। ठीक है, तो ये टॉपिक भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। अब इसके अलावा और क्या क्या चीज़ें मैंने आप लोगों के लिए लिखी थी। हाँ जी, एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसकी आपको अच्छे से तैयारी करके जानी है, वो है पीएसएल, प्राइवेट सेक्टर लेंडिंग। पीएसएल के बारे में आपको तैयारी करके जानी है, इसके बारे में सभी चीज़ें पढ़ के जानी है। लेटेस्ट जो डेवलपमेंट्स हैं वो इससे रिलेटेड आपको पता करके जाने हैं। इसका एग्जैक्टली सिर्फ डेफिनेशन पढ़ के मत जाइएगा, वो सफिशिएंट नहीं रहता। इससे रिलेटेड और क्या क्या फॉलोअप क्वेश्चंस निकल सकते हैं उनके लिए आप प्रिपेयर करके जाएंगे अच्छे से। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा इस बार के इंटरव्यूज में। और एक जो मेरे को एक और टॉपिक इस सेशन के लिए याद आ रहा है वो है एनपीए। एनपीए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये सबसे बड़ा इशू चल रहा है करंटली बैंकिंग सेक्टर के अंदर, चाहे वो आरआरबीज में हो, चाहे आपके बाकी जो नेशनलाइज्ड बैंक्स हो उनमें हो। तो एनपीए से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस आपको निकल के आ सकते हैं, जैसे कि एनपीए की करंट सिचुएशन अभी आरआरबीज के अंदर क्या चल रही है। अगर इंडिविजुअल लेवल पे हम बात करें, ब्रांच लेवल पे बात करें, तो एनपीए को कैसे रिड्यूस किया जा सकता है। मान लीजिए आप किसी ब्रांच के पीओ हैं, तो आप एनपीए को कम करने के लिए क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं, कर भी सकते हैं कि नहीं कर सकते, ये सारी चीज़ें, या फिर क्या क्या पॉलिसीज और इंट्रोड्यूस करने की ज़रूरत है एनपीए रिड्यूस करने के लिए। ठीक है, तो एनपीए के बारे में बहुत अच्छे से पढ़ना है, पीएसएल के बारे में पढ़ना है, नाबार्ड के बारे में, आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी, देन दी बैंकिंग टर्म्स भी डिटेल में पढ़ना है, क्योंकि सिचुएशनल तरीके से फ्रेमिंग की जाती है क्वेश्चन बैंकिंग टर्म से रिलेटेड। देन व्हाट इज अ बैंक, व्हाट इज आरआरबी पब्लिक सेक्टर बैंक में डिफरेंस, आरआरबी की पीयू का जॉब प्रोफाइल क्या रहता है, क्या क्या वो काम करता है, सारी चीज़ें आप पढ़ेंगे। देन अगर आप जो करंट की सिचुएशन की बात करें तो आरआरबी के प्राइवेटाइज होने की चांसेस बन रहे हैं, तो फिर क्यों आप आरआरबी ज्वाइन करना चाहते हैं। अगर ऐसी स्पेकुलेशन है, आरआरबी के जो मर्जर हुए हैं उसका आरआरबी पे क्या इंपैक्ट पड़ा है, पॉजिटिव रहा है, नेगेटिव रहा है, और इस तरह के कुछ क्वेश्चंस आपको अच्छे से तैयार करने हैं। तो बेसिकली मैंने 5 पॉइंट्स यहाँ पर आपको अच्छे से बताए। इन 5 पॉइंट्स को इन डिटेल आपको तैयार करने हैं विद फॉलोअप क्वेश्चंस। अब याद रखिएगा, देखिए जब भी आपसे इंटरव्यू लिया जाता है ना, इंटरव्यू का एक पैटर्न रहता है यार, एक तरीके से पूछा जाता है कि जो चीज़ आप बताते हैं, जनरली मैंने ये ऑब्जर्व किया है कि जो चीज़ आप पैनलिस्ट को बताते हैं ना, उसी से फॉलोअप क्वेश्चन वो तैयार कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप सभी ने ये चीज़ें नोट कर ली है, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, मैं इसको क्लियर कर रहा हूँ आपको। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक मैं छोटा सा एक सिचुएशन देता हूँ, जैसे कि मान लीजिए जैसे स्टार्टिंग में आप जब इंटरव्यू रूम एंटर करते हैं, एंटर करते ही ग्रीटिंग्स होती है, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, जो भी रहता है। फिर उसके बाद पैनलिस्ट, कोई भी एक पैनलिस्ट आपको इंट्रोड्यूस करने के लिए बोलता है, तो आप अपना इंट्रोडक्शन देते हैं कि माय नेम इज़ एक्स वाई जेड, आई बिलोंग टू दिस दिस सिटी, दिस स्टेट। ठीक है, और उसके बाद फिर आप अपने एजुकेशनल बैकग्राउंड बताते हैं कि मैंने बीटेक किया है पेट्रोलियम इंजीनियरिंग से, जैसे कि मैं अपना बता रहा हूँ, पंडित दीनदयाल पेट्रोलियम यूनिवर्सिटी इन द ईयर 2014। इस तरह से आप आगे आगे चीज़ें बताते हैं। देन उसके बाद आप चाहें तो अपनी कुछ हॉबीज़ ऐड करते हैं। ठीक है, तो इसमें फिर यहाँ से वो फॉलोअप क्वेश्चन करना स्टार्ट कर देते हैं। या तो वो हॉबीज़ अगर कुछ ना कुछ उनको इंटरेस्टिंग पॉइंट लगता है, या फिर उनको इस बात पे ध्यान जाता है, तो वो हॉबीज से रिलेटेड फॉलोअप क्वेश्चन बना सकते हैं। अब ये नहीं लगता तो इनका ध्यान आपके एजुकेशन बैकग्राउंड पे भी जा सकता है कि यार इसने यहाँ से किया है, इस साल में किया है, ये साल के अंदर गैप है। सबसे पहले तो इस पे भी सवाल आपका जैसे फॉलोअप बन जाता है कि गैप क्यों है। ये नहीं तो फिर ये कि जैसे कि आप कौन से सिटी से बिलोंग करते हो, मान लेते हैं उस सिटी से रिलेटेड फॉलोअप, जैसे मैं जयपुर से करता हूँ, जो जयपुर से रिलेटेड मुझे पता होना चाहिए कि करंट इवेंट्स क्या चल रहे हैं उससे रिलेटेड। अगर कोई है स्पेशली पिछले 1-2 हफ्ते के अंदर हैं तो उनको और अच्छे से याद रहेगा और उनका ध्यान इस पे जाएगा। दूसरा, आपका हिस्टोरिकल जो डिफरेंट प्लेसेस रहते हैं उसका सिग्निफिकेंस और उनके बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि जयपुर वैसे भी एक टूरिस्ट प्लेस है, तो इसके लिए मैं तैयारी करके जाऊँगा। और जो भी मैं इसमें आंसर दे लूँगा, जैसे उन्होंने पूछ लिया कि
जयपुर में क्या-क्या जगह अच्छी है, टूरिस्ट अट्रैक्शन, बड़े टूरिस्ट अट्रैक्शंस क्या-क्या हैं, बड़ी हिस्टोरिकल प्लेसेस क्या-क्या है, तो मैं जिन-जिन का नाम दूँ उनके बारे में मुझे पता भी हो, क्योंकि उससे फिर फ़ॉलो अप क्वेश्चन बन सकता है कि ये कब बनाया गया था, इसका क्या सिग्निफिकेंस है और वगैरह-वगैरह चीज़ें। ठीक है? तो यही चीज़ें आपके बैंकिंग अवेयरनेस के क्वेश्चंस में भी रहती है कि जो आप आंसर देते हैं, उससे फिर फ़ॉलो अप 1-2 क्वेश्चन वो पूछ सकते हैं। ज़्यादा लंबा नहीं खींचते, क्योंकि वो भी चाहते हैं कि डिफरेंट-डिफरेंट चीज़ें कवर करें। पर उससे फ़ॉलो अप 1 से 2 क्वेश्चन आपको आपके आंसर के बेसिस पे देखने को मिल सकते हैं। बस इम्पोर्टेंट चीज़ें ये ध्यान रखिएगा, जो-जो मैंने टॉपिक्स बताए उनको बढ़िया से तैयार कीजिए। अब मुझे पता है काफ़ी लोगों के कमेंट्स आएँगे कि सर आप ही डिटेल में सारे आंसर्स बता दीजिए ना। देखिए यार, मेरे पास डिटेल में सभी के बारे में रिसर्च करना, पता करना और फिर आपके साथ डिस्कस करना, उतना टाइम मेरे पास रहता नहीं है। तो ये भी सीरीज़ स्टार्ट करने का यही पर्पज़ था, क्योंकि मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो इंटरव्यू के लिए अपीयर होने वाले हैं। उनको ऑल्दो मैंने सजेशंस दिए हैं कि डिफरेंट यूट्यूब पे ही आपको इतने सारे अच्छे-अच्छे प्लेटफ़ॉर्म्स मिल जाएँगे, जो अभी फ्री में इस साल इंटरव्यू की प्रिपरेशन करवा रहे हैं, काफ़ी डिटेल वीडियोज़ बना रहे हैं। मैं ये कर सकता हूँ कि आपको इम्पोर्टेंट टॉपिक्स बता दूँ, कुछ सर्टेन टिप्स दे दूँ, कुछ ओवरव्यूज़ दे दूँ कि किस तरह से आपको प्रिपेयर करना है, किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, आपके आंसर्स में वो क्या चीज़ें ढूँढ रहे हैं, ये मैं दे सकता हूँ। पर डिटेल में वो एक तरह से कोर्स लेना, वो मेरे लिए पॉसिबल नहीं हो पाएगा। तो अगर आपको ये सेशन पसंद आया और आप चाहते हैं कि मैं कंटिन्यू करूँ कि सर आगे भी आप बताते रहिए ऐसे 5-5, 10-10 क्वेश्चंस के फॉर्म में कि क्या-क्या फ़ॉलो अप क्वेश्चंस बन सकते हैं, कैसे-कैसे, क्या-क्या सवाल हमें जो तैयार करके जाने, तो मैं ज़रूर आपको आगे भी ये सेशंस लाता रहूँगा। और उसके साथ-साथ बोनस कुछ इन्फॉर्मेशंस भी रहेगी, जैसे कि मैंने आपको यहाँ पर इंट्रोडक्शन का भी बता दिया कि कैसे इंट्रोडक्शन का रहता है, इससे कैसे फ़ॉलो अप क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है? तो कोई टेंशन की बात नहीं है, अच्छे से प्रिपेयर करो। इंटरव्यू के और मेंस के प्रिपरेशन में ये टॉपिक्स में कोई बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं रहता है। बस उनको समझना कैसे-कैसे प्रेज़ेंट करना है, वो चीज़ें डिफरेंट हो जाती है। जहाँ पर मेंस में हमें टू द फैक्ट्स रहना पड़ता है, काफ़ी बुकिश लैंग्वेज रटने की ज़रूरत पड़ती है, इंटरव्यू में बिल्कुल अपोज़िट हो जाता है। हमें उसका प्रैक्टिकल मतलब पता होना चाहिए, इनसाइड आउट हमें उसका मतलब समझ आना चाहिए, जिससे कि सामने वाले को हम समझा सकें। और जो-जो टॉपिक्स हमसे कवर हो सकते हैं, हमको ज़्यादा से ज़्यादा टॉपिक्स कवर करने हैं। इम्पोर्टेंट टॉपिक्स मैं आपके साथ आगे भी शेयर करूँगा। अब आज के लिए जो मैंने 5 टॉपिक्स आपको और फ़ॉलो अप क्वेश्चन दिए, उनको अच्छे से प्रिपेयर करना स्टार्ट कीजिए, उनके लिए तैयारी स्टार्ट कीजिए। और कैसे करनी है, खुद से वो सवाल पूछने, एक बार आपके पास सारा का सारा इन्फॉर्मेशन आ चुका है, फिर उसके बाद आपकी फ्रेमिंग स्टार्ट होती है। दिमाग में आप फ्रेम करते हो, दिमाग में एक बार फ्रेम हो गया, फिर आप उसको वर्बलाइज़ करना स्टार्ट करते हो, बार-बार खुद से पूछना स्टार्ट करते हो। जैसे कि मैं करता था कि मिरर के सामने बैठ के खुद से वो सवाल पूछता था। जैसे कि लेट्स से हमारा क्वेश्चन है कि कैसे मैं एनपीए वाला जैसे सवाल ले लेते हैं कि एनपीए की सिचुएशन में कैसे सुधार सकता हूँ? क्या अपने इंडिविजुअल लेवल पे एज़ अ पीओ लेवल पे अपने ब्रांच में क्या कर सकता हूँ? तो वो मैं क्वेश्चन खुद से पूछूँगा, पूछ के फिर खुद से बताना स्टार्ट करूँगा। और इसमें मैं मिरर के सामने क्यों बैठ रहा हूँ? जिससे कि मुझे एग्ज़ैक्टली अपनी बॉडी लैंग्वेज पता चले, फेशियल एक्सप्रेशंस पता चले, क्या-क्या मेरे पोस्चर्स हैं, क्या-क्या मुझे चेंज आ रहे हैं और किन-किन चीज़ों पे मुझे कंट्रोल करना है, ये सारे। और बार-बार मैं अपने आप से वो आंसर कहूँ, क्वेश्चन पूछूँ, आंसर कहूँ। इसकी जितनी बार मैं प्रैक्टिस करूँगा, उतना ही ज़्यादा मैं बेटर प्रिपेयर्ड रहूँगा इंटरव्यू में। अब इन चीज़ों की जो प्रिपरेशन नहीं करके जाते ना, वहाँ पर वो पैनिक हो जाते हैं। उनको खुद को नहीं पता चलता कि वो कितने नर्वस लग रहे हैं। दिमाग में फिर क्वेश्चन फ्रेम भी नहीं हो पाता। ऑल्दो नॉलेज है पर याद ही नहीं आ रहा है। याद कैसे आएगा? उसके लिए भी प्रिपरेशन की ज़रूरत पड़ती है। तो ये सारी चीज़ों की हमें अच्छे से प्रिपरेशन करनी है, एक रेगुलर प्रैक्टिस देनी है इंटरव्यू के क्वेश्चंस के लिए। ठीक है? तो आगे भी कल संडे है, वैसे कल मेरे पास टाइम रहेगा तो मैं कोशिश करूँगा इस तरह के 2 सेशन आप लोगों के लिए अपलोड करूँ। अगर आपको अच्छा लगा है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। फर्दर आप और को क्या-क्या चीज़ें चाहते हैं मुझसे, ये भी आप बता सकते हैं। अब मैं एक रिक्वेस्ट करूँगा कि यार मैं डिटेल कोर्सेज़ पे नहीं डाल सकता, जैसे कि मैंने बताया, मैं कई बार रिपीट कर चुका हूँ, मेरे पास इतना समय नहीं है। देखिए, जो चीज़ मैं लाता हूँ उसमें जनरली मैं कोशिश करता हूँ कि सिंसियर रहूँ, ऑनेस्ट रहूँ और आपको अपना बेस्ट दे सकूँ। अब क्योंकि मैं इसमें अपना बेस्ट दे नहीं सकता, क्योंकि इतना मेरे पास टाइम और एनर्जी नहीं है, इसलिए मैं वो कोर्स नहीं ला रहा। मैं हाफ हार्टेड कोई भी चीज़ नहीं करना चाहता हूँ, यही बस कारण था। ठीक है? तो चलिए दोस्तों, आज के सेशन में इतना ही। नाउ दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ सेशन। टेक केयर।